हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के अंतर्गत जो है स्थूल पदार्थों के गुण, यानी कि सीधी सीधी बात अगर हम कहें तो हम मैटर के बारे में पढ़ेंगे और उसमें जो है हम सॉलिड की स्पेशल जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे, जैसे इलास्टिसिटी हुआ। और उसके बाद जो है अगर हम बात करें विस्कोसिटी से रिलेटेड चीज़ों के बारे में, कैपिलरीज क्या होती हैं, बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में हम आज के इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करेंगे। ये वीडियोस अगर उन सभी स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है जो RARO की प्रिपरेशन कर रहे हों, एटलीस्ट पीसीएस के भी प्रिपरेशन कर रहे हों या कोई भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हों जहाँ पे जो है जनरल एलिमेंट्री साइंस पूछा जाता है, वहाँ पे सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये सबको पता होगा कि देखो मैटर जो होते हैं, यानी कि जिसे हम लोग बोलते हैं पदार्थ या द्रव्य, ठीक है, उनके वो जो है बेसिकली तीन प्रकार के होते हैं। उससे पहले होता क्या है ये समझते हैं, ठीक है। तो ऐसी कोई वस्तु जो स्पेस में कुछ जगह लेती हो, यानी कि स्थान घेरती हो और उसके पास कुछ न कुछ द्रव्यमान हो, यानी कि मासेस हो, उसे हम कहेंगे क्या, जो है मैटर, यानी कि पदार्थ या द्रव्य कहेंगे, ठीक है। तो ये भी याद रखना, मैटर जो होता है, मैटर इसे द्रव्य भी कह सकते हो, ठीक है, या इसे हम पदार्थ भी कर सकते हैं। दोज थिंग्स विच ऑक्युपाई स्पेसेस एंड हैविंग सम मासेस आर कॉल्ड मैटर, ठीक है। अगर हम मैटर की बात करें, यानी कि द्रव्य की बात करते हैं, तो इसकी बेसिकली मेनली जो है, अगर या जनरली कह सकते हो, सामान्यतः इसकी तीन अवस्थाएं हैं। एक है ठोस, जिसे हम लोग कहते हैं सॉलिड, ठीक है। दूसरा है द्रव, जिसे हम लोग कहते हैं लिक्विड, ठीक है। और तीसरा है गैस, ठीक है, इसे हिंदी में भी गैस ही कहा जाता है। तो सामान्यतः द्रव्य की तीन अवस्थाएं पाई जाती हैं, लेकिन आगे चल करके दो अवस्थाएं और डिस्कस किए गए हैं, जिसका नाम है एक तो प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा, और अगला है बोस, ठीक है, आइंस्टाइन, कंडेंसेट, ठीक है। तो टोटल अगर हम प्रेजेंट टाइम में बात करें तो द्रव्य के किसी भी द्रव्य की पांच अवस्थाएं होती हैं: सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। सबसे पहले अगर बात करें सॉलिड की, यानी कि ठोस की, तो ठोस क्या होता है? ठोस जो है पदार्थ के एक गुण होता है जिसमें इनके जो पार्टिकल्स होते हैं, इनके जो कण होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? क्लोजली पैक्ड होते हैं, आपस में जो है बंधे होते हैं, ठीक है। पहली बात, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि जो कण होते हैं, वो क्या होते हैं? क्लोजली पैक्ड होते हैं। ये क्लोजली आपस में एक बहुत ही मजबूती से आपस में ये क्या होते हैं? बंधे होते हैं। दूसरी अगर प्रॉपर्टीज देखें तो ये जो होते हैं, इनकी जो वॉल्यूम है, यानी कि आयतन है, और जो आकार होता है, दोनों के दोनों निश्चित होते हैं। यानी कि इसकी आयतन आयतन और आकार की बात करूं, आयतन और आकार की बात करूं, तो दोनों के दोनों क्या होते हैं? निश्चित होते हैं, यानी कि डेफिनिट होते हैं। जैसे मान लो कि अगर मेरे पास कोई सॉलिड हो, तो साल भर बाद भी उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं रहेगा। अगर वो 5 किलो का है तो 5 किलो ही रहेगा। कोई बाहरी अगर इन्वायरमेंटल कोई एक्टिविटीज़ न हो तो उसके मासेस में कोई या वॉल्यूम में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, न ही उसके शेप और साइज में कोई परिवर्तन, यानी कि चेंजिंग देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो ये दोनों निश्चित होते हैं। इसके जो कण होते हैं बहुत ही करीब होते हैं, ठीक है, काफ़ी करीब होते हैं। तो याद रखना, ये देखो ऐसे क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो इस तरह से काफ़ी जो है ये इस तरह से इसके पार्टिकल्स होते हैं। पहली बात तो अगर हम बात करें सॉलिड में, तो सॉलिड में इसके टाइप्स की अगर बात कर लें, इसके प्रकार की बात करते हैं, तो देखो इसके दो प्रकार होते हैं। इसके अगर मेनली अगर इसमें हम टाइप्स देखें तो एक होता है क्रिस्टलीय ठोस, एक होता है क्रिस्टलीय ठोस, जिसे हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। और दूसरा होता है एमार्फस या नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड।
ठीक है। इसको बोलते हैं एमॉर्फस या नॉन क्रिस्टलाइन, इसे हिंदी में अक्रिस्टलीय ठोस बोलते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस बोलते हैं। ठीक है, इसको साथ साथ अगर आप नोट करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, ताकि आपको आगे चल करके रिवीजन करने की समस्या जो है दूर होगी। देखो जब हम लिखते हैं तो चीज़ें जो है कुछ परसेंटेज लिखते टाइम ही हमारे दिमाग में वो जो है चली जाती है, इसलिए लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चीज़ें समझो और साथ साथ लिखते जाओ, और एक बार यदि रिवीजन कर लोगे तो बहुत से चीज़ें जो है तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएंगी, लर्न करने की, रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ने वाले। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन ठोस और नॉन क्रिस्टलाइन यानी कि एमार्फस सॉलिड होते हैं। अब यहाँ पे जिक्र करने वाली बात ये है कि क्रिस्टलीय ठोस और जो एमार्फस सॉलिड हैं यानी कि अक्रिस्टलीय ठोस होते क्या हैं, तो जिनकी कोई ज्योमेट्रिकल शेप होती, ऐसे सॉलिड जिनकी कोई ज्यामितीय संरचना होती है, यानी दोज क्रिस्टल हैव विच हैव ज्योमेट्रिकल शेप इज नोन एज द क्रिस्टलाइन सॉलिड। यानी कि जैसे मान लो चीनी का जो पार्टिकल होता है वो क्यूब शेप में होता है, यानी कि घन के आकार का होता है, तो उसकी एक क्या है, एक जो है ज्योमेट्रिकल शेप है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें नमक की, तो नमक वो जो रॉक साल्ट आते हैं, ठीक है, दो जैसे आपने सुना होगा कौन सा सॉल्ट है वो, हाँ सीधा नमक, सीधा नमक जो होता है रॉक सॉल्ट होते हैं, काला नमक हुआ ये रॉक सॉल्ट होते हैं। तो ये सब जो सॉल्ट होते हैं उनका कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता है, तो ऐसे सॉलिड को हम बोलेंगे नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड या एमॉर्फस सॉलिड, या इसे हिंदी में अक्रिस्टलीय ठोस के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में हमने बता दिया और अक्रिस्टलीय ठोस के एग्जाम्पल बता दिए। ठीक है, आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अब देखते हैं इनके बीच जो स्पेसिस होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। मतलब हमने तो ये देखा कि एक्चुअली में इनके बीच स्पेस होता नहीं, लेकिन अगर आप डीपली जाएंगे आगे की तरफ पढ़ेंगे और चीज़ें, तो हम यहाँ बता दे रहे हैं इनके बीच बहुत ही माइनर स्पेसेस होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे स्पेस होते हैं। ठीक है, अब इसमें भी और डीपली हम जाएंगे तो आयनिक और नॉन आयनिक सॉलिड मिलेंगे, वहां हमको नहीं जाना है। ठीक है, जैसे आयनिक में NaCl, यानी कि अगर सॉल्ट की बात करें, जो नमक होता है वो सॉल्ट बनाता है ना, तो वहां पे जो है जो आयंस बनते हैं, ठीक है, कैसे देखो, वो अगर हम ऐसे बनाएं ये, ठीक है, तो यहाँ पे जो होता है इस वाले हिस्से पे जो कॉर्नर होते हैं, सपोज कर लो यहाँ पे आयंस है। ठीक है, तो आयनिक सॉल्ट सॉल्ट में क्या होता है, Na पे एक प्लस, ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे Na पे एक प्लस, Cl पे एक माइनस, ऐसे करके चूंकि NaCl ही सॉल्ट होता है तो ये आयंस में बदल जाएगा, Na पे एक प्लस हो जाएगा और Cl पे एक माइनस। तो इनसे बनने वाले जो आयन से बनने वाले जो सॉल्ट होते हैं या जो कोई भी सॉलिड होता है उनको हम लोग आयनिक सॉलिड के नाम से जानते हैं। लेकिन हमको यहाँ पे इसकी जिक्र नहीं करनी है, इतना डीप में नहीं पूछने वाला है। ठीक है, अगर पूछेगा भी तब भी आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा इनके बीच स्पेसेस होते हैं, अगर इनके बीच स्पेस होते हैं तो उनको हम बोलते हैं क्या, ऐसे स्पेस को बोलते हैं हम लोग कि जो है अ, ऐसे रिक्त स्थान को हम लोग जो है कहते हैं अंतर आणविक स्थान। ठीक है, अंतर आणविक स्थान इसको बोलते हैं। जैसे मान लो उसमें ये होता है इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस होता है, अगर सेम मॉलिक्यूल के बीच स्पेस रहता है तो उसको बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच अगर स्पेसेस रहते हैं उसको इंट्रा मॉलिक्यूलर स्पेसेस बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि अगर मेरे पास आइस क्यूब है, ठीक है, तो आइस क्यूब में वो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उन्हीं के बीच अगर स्पेस थोड़ा सा भी रहता है तो उनको बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, या इसे हिंदी में बोलते हैं अंतर आणविक बल, सॉरी अंतर आणविक स्थान। ठीक है, या रिक्तियां। लेकिन मान लो कि अगर हम उसी बर्फ में हम कुछ और बना दें, ठीक है, कुछ और डाल दें, ठीक है, पानी में मिक्स करके जैसे आइसक्रीम वगैरह बनाते हो, ठीक है, तो उन ऐसे सॉलिड के बीच में जो है हम क्या बोलेंगे, उनके बीच जो स्पेसेस रहते हैं उसको हम बोलते हैं अंतरा, यानी कि इंट्रा बोल देंगे, अंतरा आणविक स्थान या अंतरा आणविक बल। अब चूंकि आगे हम देखेंगे लिक्विड में, तो चूंकि स्पेस होने की वजह से एक मॉलिक्यूल्स के एक जो पार्टिकल्स होते हैं दूसरे पार्टिकल को कोलाइड करते हैं, टक्कर मारते हैं, तो टक्कर की वजह से जो फोर्स लगाया जाता है, जो बल लगाया जाता है, उसे अंतरा
आणविक बल या अंतर आणविक बल के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अब हम बात कर लेते हैं द्रव के बारे में, यानी कि लिक्विड के बारे में। सबसे पहले तो हम बात करें जो फ्लूइड होता है, यानी कि लिक्विड और गैस दोनों के दोनों जो है क्या है, फ्लूइड की कैटेगरी में आते हैं। FLUID, फ्लूइड का मतलब होता है तरल। ठीक है, तो जब कभी फ्लूइड की बात करें तो ये याद रखना कि जो द्रव होता है और गैस होते हैं, दोनों जो है वो एक तरह के फ्लूइड होते हैं। अगर हम लिक्विड की बात करते हैं तो इसमें जो आयतन और आकार जो होता है, आयतन यानी कि वॉल्यूम, ठीक है, और आकार दोनों की हम बात करते हैं, यानी कि साइज की बात कर देते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसमें आयतन तो निश्चित होता है। ठीक है, इसमें आयतन तो क्या होता है, निश्चित, यानी कि डेफिनिट होता है। लेकिन ये जो है अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है, यानी कि इनडेफिनिट होता है। ये कैसे, इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, अब देखो पहले क्या होता है कि जैसे मान लो कि अगर मेरे पास, सपोज कर लो कि मेरे पास 2 लीटर दूध है, मिल्क है। जो जो 2 लीटर है वो बताता है कि वॉल्यूम ऑफ मिल्क की बात करता है, कि अमाउंट कितनी है, वो कितनी है, 2 लीटर है। अगर हम किसी बर्तन में रखते हैं, सपोज कर लो कि मेरे पास एक जग है, उसमें हम 2 लीटर डालते हैं तो वो पूरा का पूरा जग जो है, सपोज कर लो कि वो भर जाता है। ठीक है, तो जब जग भर जाता है तो वो क्या कहलाता है, वो वहां पे तो भर गया पूरा, 2 लीटर वहां भी है। लेकिन अब उसी मिल्क को हम किसी बाल्टी में डाल देते हैं, उसी मिल्क को अगर हम किसी बाल्टी में डाल देते हैं तो वो उस बाल्टी के एकदम निचले हिस्से पे, यानी कि जो उसका बॉटम सरफेस है उससे थोड़े से उसके करीबी में रहेगा, यानी कि बाल्टी यानी कि बकेट जो है पूरी की तरह भरेगा नहीं। इससे हमको पता चलता है कि जिस बर्तन में हम लोग डाल रहे हैं उस बर्तन के हिसाब से वो अपने शेप साइज को बदल रहा है, यानी कि आकार में परिवर्तन हो रहा है, यानी कि जो शेप और साइज है वो चेंज हो रहा है। लेकिन उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अगर 2 लीटर जग में था तो 2 लीटर बाल्टी में भी होगा। ठीक है, लेकिन अगर तुम डीप में देखोगे तो अगर मान लो हम 100 बाल्टी लगा देते, क्या उस मिल्क के कुछ पार्टिकल्स उसमें चिपके नहीं हैं, जरूर चिपके हैं। लेकिन जब इसको हम लोग निग्लेक्ट मानते हैं, इतनी अमाउंट नहीं हम लोग देखते हैं। लेकिन अगर मान लो 100 बाल्टी लगा दें या 100 बर्तन लगा दें, हम सब में चेक करें तो ऐसा नहीं होगा कि उसमें कमी नहीं आएगी, उसके आयतन में, उसके वॉल्यूम में बिल्कुल कमी आएगी। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए इस अमाउंट में, तो क्या होता है, आयतन निश्चित होते हैं लेकिन आकार जो है हमेशा बदलते रहते हैं, वो अनिश्चित होते हैं। इस पॉइंट को अपने दिमाग में रखना। अगर हम बात करें इनके जो अरेंजमेंट की, तो इट इज लूजली पैक्ड, यानी कि ये जैसे यहाँ पे क्लोजली पैक्ड था सॉलिड में, तो ये कैसे होते हैं, ये लूजली पैक्ड होते हैं, यानी कि पूरी अच्छे तरीके से ये बंधे नहीं होते हैं। ठीक है, ये थोड़े से दूर होते हैं इन कंपेयर टू इनके। ठीक है, कैसे, जैसे मान लो इनका हम देख लेते हैं यहाँ पे, तो देखो इसके ये जो पार्टिकल्स हम बना रहे हैं ये लिक्विड के हैं। ठीक है, ये जो हमने बना रखा है ये कैसे हैं, ये लिक्विड के हैं। ये सॉलिड का है, ठीक है, और ये किसके हैं, लिक्विड यानी कि द्रव के हैं। अब बताओ इनके बीच तो बिल्कुल मतलब बहुत ही कम स्पेस था, इसमें तो उससे थोड़ी सी ज्यादा स्पेस है। तो क्या होगा कि अगर मान लो हमने कहा कि पानी के बीच लगा, अब मान लो ये जो स्पेसेस है ना इनके बीच, इसे बोल देंगे इंटर या इंट्रामोलिकुलर स्पेसेस। अब इनके बीच आपस में कोलाइजन होगा, यानी कि टक्कर होगा। तो जब टक्कर होगा तो एक दूसरे से टक्कर होगा तो ये क्या करेंगे, जो जो वॉल है, सपोज कर लो ये मेरे पास एक बर्तन है जिसमें हमने वाटर को रखा है, पानी को। अब क्या होता है, इनके कोलिजन की वजह से जो इसके जो वॉल है ना बर्तन का, उस पे क्या लगेगा, टक्कर लगेगा, जिसको बोल देंगे, अगर सेम टाइप के अणुओं के बीच ये बल काम करता है तो उसे इंटरमॉलिक्यूलर या अंतर आणविक बल कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। और अगर डिफरेंट टाइप के जो है मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाले जो फोर्स होते हैं उसको इंट्रामॉलिक्यूलर जो है फोर्स कहा जाता है। ठीक है, वाटर की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। वाटर की अगर हम बात करें तो ये जो है वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट माना गया है, यानी कि जो है सार्वत्रिक जो है इसको बोलते हैं विलायक। ठीक है, क्योंकि अधिकतर चीज़ों को ये अपने अंदर जो है घोल लेता है, पहली पॉइंट ये है। और दूसरी पॉइंट ये है कि H2O में जो है, H2O जो है अगर पानी है तो देखो यहाँ पे H2O में अगर हम बात करें तो H2O में H
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो हैं। तो हाइड्रोजन खुद जलता है, ऑक्सीजन जलाने में सहायता प्रदान करता है, ठीक है। बिना ऑक्सीजन के कोई चीज़ जल ही नहीं सकता। वहीं जब ये दोनों मिल जाते हैं, H2O बन जाता है, तो ये जो है आग को यानी कि बुझाने का काम करता है। इसमें अगर इसकी मात्रा देखें तो ये 1:8 के जो अमाउंट में ये चीज़ मिलता है, तभी जाकर के वाटर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में होगा। अगर हम बात करें H2O की, तो H2O जो है पानी जो है ये H2O में जो 3 तरह के हैं, ठीक है। एक होता है सॉफ्ट वाटर, एक होता है हार्ड वाटर और एक होता है लैब वाटर, ठीक है। लेकिन तीनों का जो फॉर्मूला है केमिकल वो डिफरेंट होता है। जैसे मान लो अगर H2O लिखें तो ये जो है तुम्हारा क्या है, सॉफ्ट वाटर है। ये क्या है, सॉफ्ट वाटर है, ठीक है। अगर हम बात करें D2O की, तो ये क्या है, हार्ड वाटर है। ये क्या है, हार्ड वाटर है। और अगर हम T2O की लिखें तो ये क्या है, लैब वाटर है। ये अपने दिमाग में रखना। तो D2O में इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड, इसको हाइड्रोजन डाइऑक्साइड, डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड, या इसको जो है टाइटेरियम ऑक्साइड के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो वो अलग की बातें हैं, अभी हम आगे चल करके डिस्कस करेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा इतना कि किस तरह से जो है ये जो है लिक्विड होता है। अब हम बात करते हैं गैस की। तो गैस में जो है बेसिकली गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो अणु होते हैं, वो काफ़ी दूर दूर होते हैं, ठीक है। तो गैस में क्या होता है, इसका आयतन आयतन और आकार दोनों के दोनों जो है अनिश्चित होते हैं। आयतन और आकार दोनों के दोनों क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। जिस बर्तन में आप उसको रखेंगे उसी का जो है वो शेप और साइज को ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो अगर हम बात करें तो गैस को जो है द्रवित किया जा सकता है। ये कॉम्प्रेसिबल होते हैं। कैसे होते हैं, ये कॉम्प्रेसिबल होते हैं, यानी कि इनको द्रवित किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें किसी भी गैस की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, जैसे विसरण एक प्रॉपर्टी है, डिफ्यूजन है, वो भी इसकी प्रॉपर्टीज है। अगर गैस के मॉलिक्यूल्स जो है अगर किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ मिलते हैं तो वो पूरी कमरे में फैल जाते हैं। जैसे एग्जांपल ले लो, अगर आप इत्र लगाते हो, परफ्यूम लगाते हो, तो जैसे परफ्यूम मारोगे तो कोई व्यक्ति दूर खड़ा होगा, उसको भी पता चल जाएगा हाँ परफ्यूम जो है कोई व्यक्ति वो लगाया है, ठीक है। तो क्या होता है कि जो परफ्यूम के जो पार्टिकल्स होते हैं एयर के पार्टिकल से मिल करके जो वो ट्रेवल करने लगते हैं, तो वो ट्रेवल करते तो जहाँ तक उसकी जो इंटेंसिटी रहती है वहाँ तक जाती है और वो वहाँ तक जो है अपनी इसेंस को यानी कि महक को वहाँ तक पहुँचाती है। इसी प्रक्रिया को बोलते हैं डिफ्यूजन या विसरण। वैसे ही जब किचन में खाना बनता है तब भी उसकी महक दूर तक जाती है। तो यहाँ पे विसरण का मेन मोटो ये है कि जब कोई एक पार्टिकल, कोई एक अणु दूसरे पार्टिकल से मिलता है तो वो फैल जाता है, यानी कि स्प्रेड कर जाता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग विसरण बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा भी एक जो है स्टेट है जो काफ़ी हाई टेम्परेचर पे होता है, ठीक है। ये जो है काफ़ी हाई टेम्परेचर पे ये स्टेट माना जाता है, ठीक है, याद रखना। जैसे मान लो कि अगर आप जो है किसी जो लोहा पीटते हैं जिनको हम बोलते हैं गोल्ड स्मिथ, सॉरी गोल्ड ब्लैक स्मिथ बोलते हो, ठीक है, गोल्ड स्मिथ नहीं, ब्लैक स्मिथ बोलते हो, यानी कि जिसको बोलते हो लोहार। अगर वहां जाते हो किसी लोहे को पिटाने के लिए तो सबसे पहले वो गर्म करता है, ठीक है, कोयले में उसको, कोयले के भट्टी में उसको जो है लोहे को गर्म करता है। और उसके बाद तो देखोगे एक ऐसा स्टेट आता है जहां पर लोहा पिघलने वाला होता है, यानी लिक्विड और इसके सॉलिड के बीच टेम्परेचर में, हाई टेम्परेचर पे वह स्टेट जहां पे वो मेल्ट करने की स्थिति में रहता है, लाल तप्त एकदम रहता है, तो वो स्टेट कहलाता है प्लाज्मिक स्टेट, ठीक है। अगर हम बात करें बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट की, तो देखो ये नाम में है, ठीक है। तो दो साइंटिस्टों ने मिलकर खोजा था, भारतीय वैज्ञानिक थे सचिंद्र नाथ बोस और जो है एक थे आइंस्टाइन, ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टाइन। दोनों लोगों ने मिल करके इसको क्या खोजा था। और ये जो है काफ़ी लो टेम्परेचर पे एक ऐसा स्टेट माना जाता है जो है मैटर का, यानी कि द्रव्य का। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि द्रव्य के कौन सी मतलब बेसिक पॉइंट्स हैं और किस हिसाब से जो है इन चीज़ों को जो है कितने वर्गों में विभाजित किया गया। सामान्यतः इसे 3 वर्गों में ही विभाजित किया जाता है। अगर बात करें इसके अलावा कुछ गुण की, तो ठोस में जो इलास्टिसिटी है जिसे बोलते हो प्रत्यास्थता, एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टीज होती है। उसके बाद अगर हम बात करें द्रव में, तो द्रव में भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे
प्रेशर को हमको पढ़ना है। उसके बाद जो सरफेस टेंशन जिसको पृष्ठ तनाव बोलते हो, श्यानता जिसे विस्कोसिटी बोलते हो, उसके बाद उसमें जो फ्लोटेशन की जो प्रॉपर्टीज़ है, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, उसके बाद आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है और जो एग्जाम में जो है स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछे जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों को अपने दिमाग में बिल्कुल ध्यान से रखना है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं गैस की। तो गैस में हमको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है वो पढ़नी है वायुमंडलीय दाब, जिसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम कहते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जो सॉलिड है, यानी कि जो रिजिड बॉडी होती हैं उनके कुछ इंपॉर्टेंट जो है गुण क्या होते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहला जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इलास्टिसिटी के बारे में, यानी कि प्रत्यास्थता के बारे में, और अच्छे से समझेंगे, एक एक पॉइंट समझेंगे कि आखिर में प्रत्यास्था क्या होती है। देखो सीधी सीधी बात है कि सामान्यतः क्या होता है, जो रिजिड बॉडी होती है, ठीक है, यानी कि जो रिजिड बॉडी होती है जिसे हम लोग बोलते हैं दृढ़ पिंड, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, दृढ़ पिंड। अब ये क्या होता है, एक तरह का ठोस होता है। एक्चुअली में ये जो दृढ़ पिंड है यानी कि रिजिड बॉडी है, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो सॉलिड से है, एक तरह का सॉलिड होता है। और हमको पता है कि जो सॉलिड होता है उसकी एक निश्चित आकार और आयतन होते हैं। जो सॉलिड होता है उसके एक निश्चित शेप, साइज और वॉल्यूम होते हैं। अब क्या होता है कि हमको ये भी चीज जानना जरूरी है कि हम सॉलिड को, कुछ ऐसे सॉलिड होते हैं जिनको, चाहे रिजिड बॉडी कह लो, जिनको हम बाहरी फोर्स लगा करके, यानी कि बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगा करके उनकी शेप साइज में बदलाव कर सकते हैं। ठीक है, फिर से सुन लो कि जो रिजिड बॉडी होते हैं एक तरह के सॉलिड होते हैं, ठोस होते हैं, और हमको पता है कि जो सॉलिड होते हैं उनकी आयतन, आकार सब निश्चित होते हैं, उनको बदला नहीं जा सकता, यही पढ़े हैं। लेकिन कुछ ऐसे सॉलिड होते हैं, कुछ ऐसे रिजिड बॉडी होते हैं, दृढ़ पिंड होते हैं, जिनको एक्सटर्नल फोर्स लगा करके, यानी कि बाह्य बल लगा करके उनके आकार और आयतन में, उनके आकार और शेप में जो है परिवर्तन हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, उनको कंप्रेस कर सकते हैं, उनको हम जो है प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या कौन कौन सी प्रॉपर्टी, मतलब कौन कौन से तरीके, एक छोटा सा एग्जांपल देखो। देखो जो छड़ होता है, जो सरिया होती है, जो घर बनाने का काम आता है, तो क्या होता है कि उसको जो है हम लोग मोड़ देते हैं। एक तरह का वो रिजिड ही होता है, सॉलिड होता है, लेकिन हम एक्सटर्नल फोर्स लगा करके उसको जो है पर्याप्त, जो जितना बल चाहिए उसको लगा करके हम उसको मोड़ लेते हैं। ठीक है, तो वो मुड़ जाता है। लेकिन क्या आपने सोचा होगा कि कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जिनको जिनके जिनको एक्सटर्नल फोर्स लगाने के बाद, मुड़ने के बाद फिर से अगर आप छोड़ते हैं तो फिर से अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाते हैं। ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम एक्चुअली में दो कॉन्सेप्ट देख लिया कि एक तो मुड़ने के बाद, मतलब रिजिड बॉडी जो मुड़ जाता हो, और दूसरी जो मुड़ करके वापस अपनी स्थिति में आ जाता हो। तो पहले हम लोग ये इलास्टिसिटी को हम लोग क्लियर करते हैं, यानी कि जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है, ध्यान से सुनना, जब किसी वस्तु या ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स यानी कि बाहरी बल लगाया जाता है, तो वो बाहरी बल यानी कि जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया जा रहा है वो उस वस्तु की आकृति, आकार में परिवर्तन कर देता है, यानी कि उसको बदल देता है। लेकिन जैसे ही फोर्स हटा लेते हो, जैसे ही बल लगाना हटा लेते हो, तो फोर्स फिर से अपनी प्रारंभिक स्थिति में वापस चली आती है या आने का प्रयास करती है। ठीक है, फिर से सुनो, जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है तो लगाने के बाद से उसकी शेप और साइज में बदलाव हो जाते हैं, और जैसे ही हम उस फोर्स को हटा लेते हैं तो वो फिर से, जो ऑब्जेक्ट बदला है, उसके शेप और साइज बदला है, वो अपनी आप को प्रारंभिक स्थिति में आने की आ जाती है या कोशिश करती है। यही कोशिश, यही बदलाव ही प्रत्यास्था कहलाता है, यानी कि फिर से वो अपने आने की, यानी कि पहले की स्थिति में आने की प्रयास करती हो, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, प्रत्यास्थ बोलते हैं। ठीक है, यानी कि जब एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है तब की प्रॉपर्टी से, और हटा लिए तब। तो एक होता है हमारे पास, एक तो ये हो गया कि ये पूरी प्रत्यास्थ वस्तुएं, यानी कि अगर हम बात करें तो इसकी दो दो प्रॉपर्टीज है। ठीक है, यानी कि अगर रिजिड बॉडी की बात करते हैं, एक होता है जिसको बोलते हो प्लास्टिसिटी। ठीक है, प्लास्टिसिटी। ठीक है, और एक होता है ये वाला, इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी। ठीक है,
इलास्टिसिटी। अब ये तो हम लोगों ने समझ लिया। इलास्टिसिटी जो होती है उसको हम लोग प्रत्यास्थता बोलते हो, ठीक है। और जिस पदार्थ की ऐसे गुण को प्रत्यास्थ जो है पदार्थ बोलेंगे, उस पदार्थ की स्पेशल गुण होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्लास्टिसिटी की। तो प्लास्टिसिटी क्या होता है कि प्रारंभिक अवस्था में नहीं आ पाती है, यानी कि हम बल लगाना हटा दें छोड़ने के बाद। तो एक छोटा सा एग्जांपल देखो, जैसे कि मान लो अगर हम किसी रबड़ को खींचते हैं, अगर किसी हम रबड़ को खींचते हैं, तो खींचने के बाद जो वो क्या होता है, फिर छोड़, जैसे खींच लिया यानी कि हम एक्सटर्नल फोर्स लगाए हैं, खींचे हैं। फोर्स का मतलब क्या है कि हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश या पुल कर सकते हैं, तो हमने क्या किया, उसको खींचा, ठीक है। तो खींचने के बाद यानी एक तरह का एक्सटर्नल फोर्स लगाया, जैसे हम लोग छोड़ते हैं तो फिर अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाती है, फिर से वो अपनी जिस स्थिति में, जिस पोजीशन पे पहले थी उसी स्थिति में, उसी पोजीशन में आ जाती है। तो इस गुण को हम लोग बोलते हैं क्या, इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता। लेकिन उसी की जगह पे अगर आप प्लास्टिक ले लेते हैं और प्लास्टिक को खींचते हैं, तो जैसे ही छोड़ेंगे तो वो अपनी प्रारंभिक स्थिति में नहीं आएगी, ठीक है। यानी कि एक्सटर्नल फोर्स जैसे हटा लेंगे तो वो अपनी पूरी पुरानी स्थिति में नहीं आती है। तो इस पदार्थ के इस गुण को हम लोग प्लास्टिसिटी बोलते हो, याद रखना। ये प्लास्टिक वस्तुओं में होती है। लेकिन आपको ये चीज समझना होगा कि क्या कोई वस्तु 100% इलास्टिसिटी हो सकती है, इलास्टिक हो सकती है? क्या कोई वस्तु ऑब्जेक्ट 100% प्लास्टिक हो सकती है? तो ये बिल्कुल गलत है, ये ऐसा नहीं हो सकता है। भले ही आप अगर रबड़ को खींचे हों, अगर आप रबड़ को खींचते हो एकदम टाइट से और जैसे छोड़ते हो, तो ये याद रखना कि उसकी उसकी जो लेंथ है उसमें कुछ अमाउंट में इंक्रीमेंट हो जाता है, जो हम लोग यहाँ पे निगलेक्ट कर दे रहे हैं। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो डेल्टा एक्स यानी कि छोटी सी अमाउंट, छोटी सी लेंथ उसमें इंक्रीमेंट हो जाती है, तो उसे ही बोलते हैं हम लोग कि वो जो है इंक्रीज्ड लेंथ है, ठीक है। वो दूसरी तरफ किया, इतना डीप हम लोग नहीं जाना, लेकिन ये चीज जानते हैं कि उसकी अमाउंट में वृद्धि हो जाती है। इस पे काफी ज्यादा कैलकुलेशन है। देखो ये सारी जो साइंस हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये सब 11 12 9 10 की ही साइंस है। कोई बहुत इसमें रॉकेट साइंस इस्तेमाल नहीं हुआ है। इट इज़ द बेसिक साइंस, इसीलिए इसका नाम है जनरल एलिमेंट्री साइंस। अगर आप 11 12 अच्छे से पढ़े हों, अगर 9 10 अच्छे से पढ़े होंगे साइंस, तो बिल्कुल ये समझ लिए कि एकदम हलवा है आपके लिए, बहुत ज़्यादा इसमें लोड नहीं लेना है। लेकिन आप अगर अच्छे से नहीं पढ़े हों तो कोई लोड लेने की तब भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम आपके लिए जो है बहुत ही आसान तरीके से इसको हम समझा रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने बताया कि प्लास्टिसिटी क्या होती है और इलास्टिसिटी क्या होती है। अब कोई चीज़ पूर्णतः न तो प्रत्यास्थ हो सकती है, न तो जिसे हम लोग बोलते हैं ये परफेक्टली प्लास्टिक, जिसे सुघट्य बोलते हो, ठीक है। अगर हिंदी वाले अगर हिंदी लिखना चाहें तो इसे हम बोलते हो, इस वाले इसे बोलते हो प्रत्यास्थता, प्रत्यास्थता, ठीक है। इसको बोलते हो सुघट्यता, सुघट्यता, ठीक है। दोनों हम बता देते हैं, प्रत्यास्थता और सुघट्यता। तो यानी कि यहाँ पे न तो कोई 100% जो है प्रत्यास्थ हो सकता है, न तो कोई 100% सुघट्य होता है। लेकिन माना जाता है कुछ सीमाओं के भीतर, मोटे तौर पर जो है कुछ क्वार्ट्ज के जो क्रिस्टल होते हैं उनको जो है पूर्ण पूर्ण प्रत्यास्थ माना जाता है। जो क्वार्ट्ज होते हैं, ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल लिखते, क्वार्ट्ज जो होते हैं उनको जो है कंप्लीट कंप्लीट इलास्टिक माना जाता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें प्लास्टिसिटी में, तो इसमें जो एग्जांपल है, जो मोम होता है, मोम, ठीक है, मोम यानी कि जो वैक्स होता है उसको जो है कंप्लीट सुघट्य यानी कि प्लास्टिक माना जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा इलास्टिसिटी क्या होती है और प्लास्टिसिटी क्या होती है। अब हम यहीं पे बात कर लेते हैं जो है प्रतिबल के बारे में। प्रतिबल, ठीक है, ये भी एक चीज होता है जिसको जानना जरूरी, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में स्ट्रेस, स्ट्रेस लेना, ठीक है। अब देखो अधिकतर आप लोगों ने सुना होगा कि स्ट्रेस लेना है, वो वाला स्ट्रेस नहीं है। हम यहाँ पे समझाते हैं कि आखिर में एक्चुअली में प्रतिबल क्या होता है, काफी अच्छे से समझेंगे। यानी कि आई होप आपको ये वाला तो समझ ही में आ गया होगा इलास्टिसिटी क्या होता है। अब देखो प्रतिबल क्या होता है। जब किसी वस्तु पर आप यानी किसी ऑब्जेक्ट पर आप बाहरी कोई बल लगाते हो,
यानी कि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हो तो फिर वही बात है कि उसकी आकृति वगैरह में परिवर्तन हो जाता है। लेकिन जब उस पर बल लगाते हो तो उसके विपरीत दिशा में कुछ आंतरिक बल काम करता है। अभी हम यहाँ पे देखिए इसी से रिलेटेड है, यानी कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तो उसके अंदर से भी एक फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो ऐसे जो प्रतिक्रिया बल या तो लगता है या लगने का प्रयास होता है, तो इसी को प्रतिबल कहते हैं। अब देखो जस्ट अपोजिट है, बल का उल्टा प्रतिबल, ठीक है। जैसे क्रिया का उल्टा प्रतिक्रिया होता है ना, एक्शन का उल्टा रिएक्शन होता है, एक्शन फॉर रिएक्शन। उसी तरह से ऐसे सोचो कि बल हमने लगाया किसी ऑब्जेक्ट पर और उधर से एक एक्स्ट्रा बल लगा। सपोज कर लो यहां मेरे पास एक बाल्टी है, ठीक है, जस्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं, ठीक है। ये बाल्टी है यानी कि बकेट है। हमने जो है क्या किया, इस पे हम ये वाला जो हम एरो बनाए हैं, ये क्या है, ये एक्सटर्नल फोर्स है। ये क्या है, एक्सटर्नल, ये फोर्स हमने यहाँ पे लगाया, यानी कि बाह्य बल इस पे हम आरोपित कर रहे हैं, ठीक है। और अंदर से अब बताओ ये एक्सटर्नल फोर्स है, तो हमने यही बताया था ना इलास्टिसिटी में कि जब किसी ऑब्जेक्ट पर बाहरी बल लगाया जाता है तो उसके आकार और आयतन में परिवर्तन हो जाता है और या परिवर्तन होने का प्रयास करता है। इस गुण को हम लोग प्रत्यास्था बोलते हैं। ऐसे पदार्थ को जो है प्रत्यास्थ पदार्थ बोलते हैं। जस्ट उसी का उल्टा है, हम बाहरी बल लगा रहे हैं ताकि इसका शेप और साइज बदले, है ना, लेकिन इसके अंदर से भी एक तरह का फोर्स लगेगा। समझ लो, इसको बोलते हो, ये जो रेड वाला है इसको बोलते हो इंटरनल, इंटरनल फोर्स, ठीक है, इंटरनल फोर्स। तो ये एक तरह का फोर्स है और ये जो इंटरनल फोर्स होता है जो लगता है, इसी को ही हम बोलते हैं, यानी कि जो आंतरिक बल होता है, आंतरिक बल, आंतरिक बल, इस बल की प्रतिक्रिया कर रहा है, इस बल का जस्ट अपोजिट एक फोर्स काम कर रहा है, इसी को बोलते हैं प्रतिबल। यानी कि जो बल लगा है उसी के जस्ट उल्टा अपोजिट जो फोर्स एक्ट हो रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिबल, ठीक है। आई होप ये चीजें समझ में आया होगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल अपने ह्यूमन लाइफ में देखते हैं, जैसे स्ट्रेस जो होता है, सपोज कर लो कि हमसे किसी से झगड़ा हुआ, झगड़ा हो रहा है, ये तो एक तरह से बाहरी जो मेंटल हरासमेंट है, एक तरह से फोर्स ही लग रहा है, हमारे दिमाग के ऊपर दबाव पड़ रहा है, ठीक है, फोर्स लग रहा है। तो अब देखो बाहरी फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स हमारे पास लगा। अब इंटरनल देखो क्या होता है, हम उस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं, उस चीज को बहुत हाइपर तरीके से लेने लगते हैं, ठीक है। तो अब इंटरनल जो फोर्स लग रहा है ना, उस चीज को सोचने पे मजबूर कर रहा है, ये वाला जो अंदर से बार बार से कुरीद रहा है ना, वो वाला तुम्हारा प्रतिबल है। समझ, स्ट्रेस वही है, ठीक है। हमको वहां नहीं, ऑब्जेक्ट पे समझना है कि ऑब्जेक्ट में क्या होता है। जब किसी ऑब्जेक्ट पर बाहरी बल यानी कि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जाता है, उस पर लगाया जाता है, तो उसके शेप और साइज में बदलाव होता है, लेकिन उसके जस्ट अपोजिट भी एक फोर्स काम करता है, जिससे ही हम बोलते हैं स्ट्रेस यानी कि प्रतिबल। आई होप ये चीजें आपको समझ में आओगा। तो अब देखो यहाँ पे क्या होता है, किसी भी जो ऑब्जेक्ट पे जिसे बल लगाया जाता है, अगर मान लो उसका जो एरिया है, ठीक है, वो ए है, ठीक है। एरिया मतलब यहाँ पे ये जो एरिया है इसको बोलते हो क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया। अब क्रॉस सेक्शन एरिया को हम बोलते हैं परिच्छेद क्षेत्रफल, परिच्छेद क्षेत्रफल, ठीक है। इसको एक और नाम से जानते हैं हिंदी में, इसे बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का, अनुप्रस्थ पूरा लिखते हैं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अब इतना ये कॉम्प्लिकेशन इसमें है इसके नाम में कि समझ में नहीं आपको आएगा कि आखिर में है क्या, लेकिन हम इसको बहुत ही इजी तरीके से समझाएंगे। सपोज करिए कि ये वाला देखिए, ये जो आप मार्कर देख रहे हो, ये जो मार्कर है, तो ये जो मार्कर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो ये वाला जो हिस्सा है ये कैसा है, गोला है ना, ये वाला हिस्सा कैसा है, गोला है। अब देखो यहाँ से जब इसको हम कट करेंगे तो देखो ऐसे ही गोल गोल सा निकलेगा, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे इस तरह से ये है, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे है कोई, ठीक है। अगर हम यहाँ से कट करें, कट करें, कट करें, ऐसे गोल गोल सा निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो ये जो गोल गोल सा निकल रहा है कट करने पर सेम साइज में, इसी को बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। तो अगर हम मान लेते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पे अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल जो है यहाँ पे क्या है, ए है, ठीक है, और उस पे लगने वाला जो फोर्स है, जो बल है वो क्या है, एफ है।
तो स्ट्रेस क्या हो जाएगा, प्रतिबल इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। यानी कि यहाँ पे हम लिख देते हैं, यानी कि यहाँ पे ये प्रतिबल इक्वल टू होगा बल अपॉन क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल, यानी कि फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, ये चीज याद रखना। जब फोर्स अपॉन एरिया हुआ है इसका, तो हम इसका मात्रक भी लिख लेते हैं। अब बताओ, फोर्स का जो मात्रक होता है, यूनिट क्या होता है, वो होता है न्यूटन। यदि आप हमारा जो प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं फिजिक्स का, तो वहाँ पे आप जाइए और देखिए कि मात्रक, यूनिट और उसके मेजरमेंट के बारे में हमने डिस्कस किया काफ़ी अच्छे से, उसको समझिए क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन आते हैं। तो बल का मात्रक न्यूटन हो गया, और उसका जो है क्षेत्रफल का जो मात्रक है वो मीटर स्क्वायर है। तो फाइनली हम लोग लिखते हैं कि जो इसका यूनिट होता है, यानी कि जो इसका मात्रक होता है, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा, या इसे ही बोल देंगे न्यूटन मीटर पे -2। यानी कि जो मीटर स्क्वायर है वो ऊपर जाएगा तो वो -2 हो जाएगा, तो न्यूटन मीटर पे -2 भी हम इसको लिख सकते हैं। आई होप ये चीज़ें समझ में आया। अब एक और पॉइंट यहीं लगे हाथ हम लोग समझेंगे कि क्या होता है स्ट्रेस, तो हम लोगों ने समझ लिया। अब हम यहीं समझेंगे स्ट्रेन क्या होता है, जिसे हम लोग विकृति बोलते हैं। ठीक है, ये तो हम लोगों ने समझा कि स्ट्रेस हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे विकृति के बारे में, जिसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब क्या होता है कि जब देखो सारा इसी से रिलेटेड है। अब हमने फोर्स लगाया या इंटरनल फोर्स लग रहा है, तो क्या हुआ कि उस बॉडी में चेंजेस हो गया, यानी कि बल लगाने के बाद ना उसका आकार में चेंजेस हो गया, शेप और साइज बदल गया। तो उसी बदलाव को ही बोलते हैं हम लोग क्या, विकृति। यानी कि जब किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, लगाने पर उस वस्तु का आकार और आयतन जो है बदलता है। यानी कि अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे हमने क्या किया, फोर्स अप्लाइड किया, फोर्स अप्लाई किया। ठीक है, यानी कि कोई हमने बल लगाया, जैसे ही बल लगाया तो इसका जो है शेप और साइज, शेप एंड साइज क्या हो गया, चेंज हो गया। शेप और साइज क्या हो गया, बदल गया, परिवर्तित हो गया। ठीक है, और जब ये परिवर्तित हो गया, इसी यही तो कहलाता है विकृति। यानी कि उसका शेप कैसा हो गया, परिवर्तित होने का मतलब हो गया डिफॉर्म्ड हो गया। डिफॉर्म्ड का मतलब हो गया विरूपक हो गया, यानी कि उसका रूप ही चेंज हो गया। डिफॉर्म्ड यानी कि जिस फॉर्म में पहले था, अब वो डिलीट हो चुका है, अब वो है ये नहीं है, वो बदल गया। ऐसे से ऐसे इसी को बोलेंगे हम लोग क्या, डिफॉर्म। इसका कोई मात्रक नहीं होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि यहाँ जो है अनुपात होता है इसका, दोनों एक तरह का बल ही होता है, तो इसीलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता है, ये हमको समझना है। आई होप ये चीज़ें समझ में होगा। अब देखो यहीं पे हम एक चीज़, एक पॉइंट हम लोग और समझ लेते हैं, इसी से रिलेटेड, यानी प्रतिबल और विकृत से संबंधित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल जो है हुक नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इसलिए इसे हुक्स का या हुक का, ठीक है, इसे हुक्स या हुक का नियम कहते हैं। ठीक है, इसे हुक्स या हुक का नियम कहते हैं। अब ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसलिए इस चीज को हमको ध्यान देना है। क्या होता है कि याद रखना, प्रतिबल सदैव जो है विकृत के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने ये जो है रूल दिया, तो उन्होंने बोला था कि स्ट्रेस ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, यानी कि हमेशा जो है ये क्या होगा, विकृत के अनुक्रमानुपाती होगा। ठीक है, यानी कि प्रतिबल बढ़ाओगे तो विकृत बढ़ेगा, और विकृत बढ़ाओगे तो प्रतिबल बढ़ेगा। ठीक है, तो याद रखना, स्ट्रेस ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। स्ट्रेस जो है हमेशा वो जो है प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि प्रतिबल हमेशा विकृत के अनुक्रमानुपाती होते हैं। तो प्रतिबल जो है यहाँ पे लिख दूं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है विकृत के, इनका कहना में ही है। तो प्रोपोर्शनल जब भी टूटेगा तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। ठीक है, मैं इसी चीज को ऊपर लिख रहा हूं यहाँ पे। देखो, प्रतिबल जो होता है, प्रतिबल, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, विकृत के। ठीक है, अब देखो, तो ये टूटा तो कोई ना कोई कांस्टेंट आया, तो कांस्टेंट यहाँ पे आया E, तो प्रतिबल इक्वल टू E विकृति। ठीक है, अब विकृति यहाँ से मल्टीप्लाई इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा,
E इक्वल टू हो गया प्रतिबल अपॉन विकृति, ठीक है। तो E इक्वल टू प्रतिबल अपॉन विकृति हो गया है। तो ये चीज हमको यहाँ पे समझ में आया कि आखिर में हुक्स का नियम क्या कहता है, ठीक है। हमने जो है देख लिया प्रतिबल क्या होता है, विकृति क्या होती हैं, इलास्टिसिटी क्या होता है, प्लास्टिसिटी क्या होता है। ये सारी प्रॉपर्टीज देखने के बाद जो है अब हम बात करने वाले हैं द्रव की एक स्पेशल प्रॉपर्टी जिसका नाम है पृष्ठ तनाव, ठीक है। तो देख लेते हैं पृष्ठ तनाव आखिर में क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट है और जो है एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। पृष्ठ तनाव क्या होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं सरफेस सरफेस टेंशन, ठीक है। अब देखो ये पृष्ठ तनाव जो होता है ये एक द्रव का एक स्पेशल गुण होता है, एक स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है, यानी कि ये द्रव में ही केवल होता है। यानी कि किसी भी द्रव की एक स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है कि जब उसको जो है स्वतंत्र अवस्था में छोड़ दिया जाता है, यानी कि फ्री स्टेट में छोड़ दिया जाता है, तो वो कम से कम न्यूनतम क्षेत्रफल धारण करना चाहती है। यानी कि कोई भी लिक्विड है, कोई भी लिक्विड है, अगर हम उसको फ्री छोड़ दें, ठीक है, फ्री स्टेट में छोड़ देते हैं, ठीक है, स्वतंत्र अवस्था में, स्वतंत्र अवस्था में छोड़ देते हैं, ठीक है, तो वो क्या करती है, वो कम से कम जिसे बोलते हो न्यूनतम क्षेत्रफल, न्यूनतम क्षेत्रफल जो है धारण करना चाहती है, ठीक है। तो वो न्यूनतम क्षेत्रफल धारण करने की या तो धारण करना चाहती है या धारण कर लेती है। तो ये जो इसकी ये कम से कम क्षेत्रफल धारण करने की जो स्थिति होती है ना, उसी को ही बोलते हो पृष्ठ तनाव, ठीक है। यानी कि उसके पास एक पतली सी मेम्ब्रेन सी बन जाती है, कम से कम क्षेत्रफल। एक छोटा सा एग्जांपल देखो, जैसे मान लो कि पानी को हिल लेते हैं, ठीक है, ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, पानी, ठीक है। अब बताओ जो वाटर्स होते हैं, पानी अगर गिर जाता है, कभी ध्यान से देखना जमीन पे, तो उसका जो जब भी वो फ्लो करता है तो आगे वाला हिस्सा इस तरह से कर्व बनाता है, ये जो है कर्व बनाता है, ये कर्व बनाता है, मतलब उसके इस वाले सरफेस पे, इस वाले हिस्से पे क्या होता है, सरफेस टेंशन काम करता है, और वो जो है अपने आकार को कम से कम, यानी क्षेत्रफल को वो कम से कम जो है धारण करने की कोशिश करती है, ठीक है। यानी कि क्या हुआ यहाँ पे, इस वाले हिस्से पे बहुत तेजी से क्या हुआ, ये जो है बाहर से जो है पृष्ठ तनाव लग रहा है। तो ये किसी भी द्रव के, तो क्या होता है कि एक तरह की प्रॉपर्टीज होती है जो इस पे डिपेंड करती है। अच्छा, इसके कौन कौन से फैक्टर होते हैं, इसके कौन कौन से फैक्टर होते हैं, यानी कि जो कारक होते हैं जो उसको प्रभावित कर सकते हैं। तो पहला जो कारक होता है ताप, ठीक है, टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर एक ऐसा कारक है कि जो टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, तो पृष्ठ तनाव जो है क्या हो सकता है कि उसके पृष्ठ तनाव के मान में जो है ताप बढ़ने पर निर्भर करता है। अगर अगर मान लो टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो पृष्ठ तनाव जो है फिर क्या होगा, जो है घट जाएगा, ठीक है। फिर से समझो, ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव घटता है, ठीक है, टेम्परेचर पहला हो गया, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो सरफेस टेंशन है वो डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट यही पूछता है, उसके बाद जो एक क्या बोलते हैं नेचर, जो लिक्विड होता है, लिक्विड का जो प्रकृति होती है, प्रकृति, ठीक है, नेचर, उस पे भी डिपेंड करता है कि वो भाई किस तरीके का है लिक्विड, जो है वो किस, उसकी प्रकृति क्या है, उस पे भी डिपेंड करता है कि क्या चीजें होगा। तो अधिकतर मान लो कि अपने आप, यानी कि जो पानी है वो हमेशा जो है अपने आप को जो है गोली स्थिति में जो है धारण करने की कोशिश करती है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि जब कभी भी आप देखोगे कि जब बारिश की, वर्षा की जो बूंदें होती हैं, ये कई बार पूछा है, वर्षा की जो बूंदें होती हैं, ठीक है, बूंदें, ठीक है, वो कैसी होती हैं, वो कह रहा है कि गोलाकार होती हैं, ऐसे क्वेश्चन आता है, गोलाकार होती हैं, तो ये किस वजह से होता है, तो याद रखना ये पृष्ठ तनाव की वजह से होता है, ठीक है। या अगर हम बात करें साबुन के जो बुलबुले होते हैं, बबल्स होते हैं, वो भी कम से कम शेप धारण करने की कोशिश करते हैं, तो वो भी गोलाकार होते हैं, तो वो किस वजह से होते हैं, वो भी पृष्ठ तनाव की वजह से ही होते हैं, ठीक है, याद रखना। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि पृष्ठ तनाव के क्या एग्जाम्पल हो गए हैं। उसके बाद जो है अगर हम बात करें कि जो है ससंजक बल और आसंजक बल क्या होता है। ससंजक बल यहीं पे हम मेंशन कर लेते हैं, ससंजक बल, ठीक है,
और एक होता है आसंजक बल। तो इस ससंजक बल को जो हम बोलते हैं कोहेसिव फोर्स, ससंजक बल को हम क्या बोलते हैं, कोहेसिव फोर्स। ठीक है, ससंजक बल को हम बोलते हैं कोहेसिव फोर्स और आसंजक बल को हम बोलते हैं एडहेसिव फोर्स। ठीक है, तो ये छोटे से छोटे कणों से एक्चुअली में क्या होता है, हमको देखो आणविक जो मॉलिक्यूलर थियरी है ऑर्बिटल की, ये कहता है कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं जो आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते रहते हैं। तो उनके पास एक तरह का बल काम करता है। ठीक है, तो जिसे ही बोलते, अब आकर्षित कर एक तरह का फोर्स काम करेगा जिसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहेंगे। तो कहने का मतलब ये है, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच आकर्षण बल अगर लगता है तो उसे ससंजक बल कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना, एक ही पदार्थ के बीच लगने वाला आकर्षण बल को ससंजक बल कहते हैं। ठीक है, वही जो है अगर अलग अलग पदार्थ के बीच लगने वाला जो बल रहता है उसे क्या बोलेंगे, आसंजक बल बोलेंगे। तो आसंजक बल क्या होगा, बस यही हम मेंशन करते हैं, आसंजक बल। आसंजक बल में क्या होता है, भिन्न भिन्न पदार्थों के बीच, ठीक है, बस ये समझ लेना कि भिन्न भिन्न पदार्थों के बीच लगने वाले बल को जो है आसंजक बल कहते हैं। अब एक चीज अपने दिमाग में यहाँ पे मैं इरेज कर रहा हूँ, रखना कि देखो इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल का मतलब देखो, अगर मान लो मेरे पास क्या हुआ कि देखो तेल है और साबुन, सॉरी, तेल है और पानी है। ठीक है, तेल और जल के बीच जो आसंजक बल, अब देखो ये क्या होता है, जो तेल है, ठीक है, और पानी यानी कि जल, अब दोनों दोनों अलग अलग चीज है ना, बताओ, तेल अलग है और पानी अलग चीज है। तो हमने कहा कि जब दो अलग चीज रहेंगे तो उनके बीच क्या होगा, आसंजक बल लगेगा, ससंजक बल लगेगा। तो हमने अभी जस्ट बताया आसंजक बल लगेगा, भिन्न भिन्न पदार्थ है। तो जब आसंजक बल लगेगा तो ये याद रखना कि इनके बीच अगर मान लो केवल तेल रहेगा, तेल के बीच अब सेम टाइप के हैं तो उनमें ससंजक बल लगेगा, पानी का अलग है तो उसमें ससंजक बल लगेगा। लेकिन अब तेल में पानी मिला दोगे तो क्या हो जाएगा, आसंजक बल हो जाएगा। पानी में तेल मिला दोगे तो क्या हो जाएगा, आसंजक बल हो जाएगा। चाहे तेल में पानी मिला हो चाहे पानी में तेल, दो अलग अलग होने चाहिए तो आसंजक। और केवल सिंगल खाली तेल है उसमें उनके बीच जो कण होंगे, जो अणु होंगे, उनके बीच ससंजक बल लगेगा। खाली पानी है तो उसके बीच ससंजक बल, खाली दूध है तो उसके बीच ससंजक बल, दूध में पानी मिला दोगे तो क्या हो जाएगा, आसंजक बल। तो हम लोगों ने देखा कि ससंजक और आसंजक, कोहेसिव और एडेसिव फोर्स किसे कहते हैं, ये चीज समझ में आया। अब देखो कहने का मतलब है जल के ससंजक बल जो बल से कम होता है। अब ध्यान से देखो, पहले इनका जो आसंजक बल होता है, आसंजक बल, ठीक है, अब ये दोनों क्या होता है, ये कम होता है, किससे, जल के ससंजक बल से। याद रखना, यानी कि इन दोनों को अगर मिलाएंगे, तेल तथा जल के बीच जो आसंजक बल लगता है, जल के ससंजक बल से कम, परंतु तेल के ससंजक बल से अधिक होता है। ठीक है, ये क्या होता है, तेल के, यहां पे लिख दो ऐसे, अधिक होता है, अधिक होता है किससे, तेल के ससंजक बल से। ठीक है, अब ये समझे, तेल के ससंजक बल से अधिक होता है। अभी देखो पहले यहाँ पे फिर से, अब इसमें केवल, इसमें अगर बात करें तो इसमें क्या होगा, अकेले इसमें ससंजक बल होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, ससंजक बल अगर अकेले रहता तो। ठीक है, जब इन दोनों को मिला दिए तो क्या होगा, असंजक बल। तो ये कह रहा है कि ये जो असंजक बल होता है कि इसके जल के आसंजक बल से कम होता है, और सॉरी उल्टा मैंने कह दिया, पानी के आसंजक बल से कम होता है, और तेल के जो ससंजक बल है उससे क्या होता है, अधिक। ये यानी कि अधिक होता है तेल के ससंजक बल से। यानी कि हम लोगों ने दोनों देखा कि क्या होता है। अब हम क्यों यहाँ पे जो है बड़ा फोर्सली इसको बताए हैं, क्योंकि देखो यही कारण है कि तेल के पृष्ठ पर डाली गई जल की बूंद, अगर मान लो तेल की जो सरफेस है उस पर पानी जल की बूंद डाल देते हो तो वो क्या होता है, वो जो पानी होता है सिकुड़ करके गोल हो जाता है। अब सुनो, ये ऑयल है,
ठीक है, ये ऑयल है। और इसके ऊपर हम लोगों ने क्या किया, ये हम लोगों ने डाल दिया ये वाला, ये क्या, वाटर। ये जो रेड वाला है ये क्या है, वाटर है। तो ये कैसा हो गया, ये जो ये बन गया ना, ये कैसा हो गया, गोलाकार हो गया। जो वाटर है वो कैसा है, ये गोल हो जाएगा, गोलाकार शेप धारण कर लेगा। ठीक है, वहीं अगर दूसरी बात करें, अगर वहीं हम दूसरी बात करें, उल्टा ले लेते हैं। अगर मान लो हम ले लिए ये पानी, ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया तेल, ये ऑयल ले लिया, और ये है वाटर। तो अब यहाँ पे गोली नहीं होगा, ये इस तरह से आकृति होगा, कुछ अजीब सा आकृति, मतलब टेढ़ा मेढ़ा आकृति हो सकता है इसका। समझे कि नहीं समझे? तो ये जो है सिकुड़ करके इस स्थिति में गोल हो जाएगा, और इस स्थिति में जो है एक पतली फिल्म की तरह वो पूरा फैल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये रीजन है, कम अगर रहेगा तो वो कम आकार लेगा, कम क्षेत्रफल धारण करेगा, और कम क्षेत्रफल धारण करेगा तो हम लोगों ने अभी पृष्ठ तनाव पढ़ा है कि वो गोली रूप धारण कर लेता है और इस तरह से बन जाता है। आई होप ये चीजें आपको समझ में आया। अब हम बात कर लेते हैं केश नली के बारे में। केशिकात तो जिसे कैपिलरीज बोलते हो, ये देखो पहले, ठीक है। केशिकात्व, केशिकात्व क्या होता है, जिसे कैपिलरिटी बोलते हैं, इसकी एक गुण होती है, ठीक है, कैपिलरिटी। ठीक है, तो देखो पहली बात तो कैपिलरी ट्यूब हम समझ लेते हैं, इसको हम लिखते हैं केशिकात्व। केशिकात्व को हम बोलते हैं कैपिलरिटी। ठीक है, ठीक है। तो अब देखो हेयर के समान, बाल के समान जो नली होती है उसको केस नली बोलते हो, केशिकात्व बोलते हो। तो कहा जाता है कि कांच की एक बहुत ही पतली नली है, ठीक है। अगर पानी में डुबोगे तो उसमें से पानी ऊपर की तरफ चढ़ने लगेगा, और उसके बाहर भी पानी की जो सरफेस पे पानी चिपक जाते हैं, चिपक जाते ही नहीं, चिपक जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को, अच्छा दूसरी प्रक्रिया देखो कि क्या होता है, अगर मान लो हम उसी को पारे में डुबोएंगे तो वो जो पारा है यानी कि HG वो नीचे की तरफ आएगा, लेकिन उस पर चिपक जाएंगे इधर की तरफ, मतलब लग जाएगा। तो कहने का मतलब सीधी सीधी बात है कि जब हम किसी कांच की पतली सी नली को हम पानी में डुबोते हैं तो उसका जो पानी होता है वो ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है। इस प्रक्रिया को केशिकात्व तो बोलते हो, सीधी सीधी बात है। लेकिन हम एग्जाम्पल देखते हैं, केशिकात्व में केस नली की जिक्र है, यानी कि कैपिलरी ट्यूब की एक तरह की ट्यूब ही काम करती है। कैपिलरी ट्यूब मतलब केस नली जिसे बोलते हो, यानी कि केस मतलब बाल, बाल के जैसे नली, इतनी पतली सी ट्यूब होती है जिसके वजह से जो है पानी या कोई भी चीज ऊपर चढ़ने लगता है, लिक्विड मटेरियल, इसी को बोलते हो केशिकात्व। इसमें से अधिकतर एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, जैसे मान लो कि क्या होता है, लालटेन में मिट्टी का तेल रहता है, तो एक बत्ती लगाई जाती है, तो पूरी की पूरी मिट्टी के तेल वो बत्ती के सहारे से जल जाती है। तो जो बत्ती होता है उसमें पतली पतली सी रेशे होती हैं, पतली पतली सी ट्यूब होती है, तो वो क्या होती है, उसी को हम बोलते हैं कैपिलरी ट्यूब। ठीक है, मोमबत्ती में धागा होता है, जस्ट लाइक कैपिलरी ट्यूब काम करता है। दिया में बत्ती लगाई जाती है, वो भी कैपिलरी ट्यूब होती है, जो पतली पतली रेशे होते हैं उसमें, वो कैपिलरी ट्यूब है, जिसकी वजह से वो तेल को सोख करके पूरा जला देता है। फाउंटेन पेन की जो नीब होती है वो भी एक एग्जाम्पल है, उसमें एक पतली सी चीरी टाइप में, मतलब पतला सा एक लगा रहता है, जिसमें जो है छोटी सी बारीक होती है, जिसकी वजह से पूरी की पूरी जो इंक होती है वो उसके सहारे से पूरे आ जाती है और हम लिखते चलते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद साथ ही साथ देखो, खेत में जो किसान होता है वो जुताई करता है, तो जब मान लो कि खेत में नमी है और वो जोत देता है, तो क्या होता है, उसकी पूरी की पूरी नमी गायब हो जाती है, अगर उसको लेवलिंग नहीं करा रहा है, बराबर नहीं करा रहा है, क्योंकि उनके अंदर भी कैपिलरी ट्यूब होती है, जिसके सहारे से जो ग्राउंड वाटर होते हैं वो उसका जो ऊपर कैपिलरी ट्यूब टूट जाता है, और वो पूरी की पूरी तरह से इवेपोरेट होकर के उड़ जाते हैं और नमी खत्म हो जाती है। इसलिए जब कभी भी किसान जो है क्या करता है, खेत जुताता है, प्लाउफिंग कराता है, उसको लेबलिंग जरूर कराता है, ताकि जो है ये जो है मतलब कैपिलरी जो है ढक जाए और काम करना मतलब ठीक ठाक से हो जाए। इस तरह से हम लोगों ने इसको देख लिया। अब देखते हैं हम यहाँ पे फ्लोटेशन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर आर्किमिडीज प्रिंसिपल, पहले आर्किमिडीज प्रिंसिपल हम देख लेते हैं। ठीक है, उससे पहले जो है, ठीक है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल से पहले एक फ्लोटेशन देखते हैं। प्रेशर, प्रेशर पहले समझते हैं। प्रेशर का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग दाब बोलते हो, दाब का मतलब होता है एकांक क्षेत्रफल पर लगाया गया बल को ही हम लोग दाब बोलते हो। ठीक है, एकांक क्षेत्रफल पर लगाया गया बल ही क्या होता है, दाब होता है। यानी कि प्रेशर इक्वल टू होता है दाब अपॉन क्षेत्रफल, बल दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। दाब बराबर क्या होता है, बल बटे
क्षेत्रफल, याद रखना। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये तो हो गया। उसके बाद देखो, जब हम कोई चीज दबाते हैं ऊपर की तरफ, एक फोर्स ऑलरेडी, यानी कि लिक्विड में अगर कोई चीज हम डालते हैं, दबाते हैं, तो उसके ऊपर की तरफ भी एक फोर्स काम करता है, जिसे अप थ्रस्ट बोलते हो। ठीक है, क्या बोलते हो उसको? अप थ्रस्ट बोलते हो, जिसे बोलते हो उत्प्लावक बल। उत्प्लावक बल, ठीक है। यानी कि क्या होता है कि जब हम किसी ठोस को पानी में डुबोते हैं, तो द्रव में डुबोते हैं, तो क्या होता है कि उसमें पहली बात तो उसकी भार में कमी नजर आती है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट, कितनी भारी से भारी ऑब्जेक्ट हो, पानी में डुबोगे तो उसकी जो वेट है उसमें कमी नजर आएगी। तो ये क्यों होता है? इसी की वजह से अपथ्रस्ट यानी कि उत्प्लावक या उत्प्लावन बल की वजह से होता है, क्योंकि नीचे से एक फोर्स काम करता है ऊपर की तरफ, जिसको हम बोलते हैं अपथ्रस्ट या उत्प्लावक बल, या इसी उत्क्षेप बल को कई जगहों पे दिया गया था। कि ये क्या होता है, उसके द्वारा हटाए गए जो पानी का भार है ना ऑब्जेक्ट का, इसके बराबर हो जाता है। यानी कि जो लगाया गया बल है, लगाया गया, ठीक है, बल है, वो क्या होता है, उत्प्लावक बल के बराबर हो जाता है। और यही रीजन होता है कि वो आसानी से मतलब उसको हम खींच सकते हैं, कहीं भी लेके जा सकते हैं पानी में, और उसका भार बराबर होने की वजह से हमको कुछ भी फील नहीं होता है। ठीक है, ठीक इसी चीज पे बना आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, आर्किमिडीज सिद्धांत। आर्किमिडीज सिद्धांत की एक बड़ी फेमस है उनकी स्टोरी है कि क्या होता है कि एक बार जो है, जहाँ पे रिसर्च चलता है, उनकी थोड़ी सी दूर पे इनकी जो है रहने खाने की व्यवस्था थी, यानी कि रूम वूम मिला था। तो क्या होता है कि रिसर्च कर रहे थे, तो वो गए और नहाने इसी पॉइंट पे रिसर्च करते कि कैसे कोई चीज़ जो है डूबता है, तैरता है, ये सारी चीज़ें के बारे में इन्होंने डिस्कस किया, मतलब आगे चल करके। तो इसी बात पे रिसर्च चल रहा था। तो वो क्या करते हैं, जाते हैं और बाथटब में जो है नहाते हैं, तो पानी पूरा भरा रहता है बाथटब में। जैसे ही ये उसमें घुसते हैं तो पानी गिर जाता है, फिर से बाहर निकलते तो फिर पानी गिर जाता है, मतलब पूरा जब बाथटब भरा था। तो उसके उनके दिमाग में एक क्लिक किया, और ये दौड़ते दौड़ते गए यूरेका यूरेका कहते हुए, और रिसर्च सेंटर में सब लोगों ने कहा कि भाई अरे कुछ तो पहन के आए होते, तो इतना क्यों खुशी होती भाई? जो बंदा जो है किसी टॉपिक को लेकर के इतने सालों से मेहनत कर रहा है, और उसको अचानक से मिल जाता है, तो वो देखेगा थोड़ी ना कि क्या पहना है क्या नहीं पहनेगा। यूरेका का मतलब होता है एक नई खोज। और उन्होंने ही बताया कि जब किसी, आगे चलकर यही प्रिंसिपल है, जब किसी ऑब्जेक्ट को, सॉलिड को, कोई भी हो, उसको जो है हम किसी द्रव में पूर्ण रूप से, पूरी तरह से आंशिक रूप से डुबाते हैं, तो उसके भार में कुछ कमी नजर आने लगती है। तो वो कमी जो है उस वस्तु के डुबोए गए भार, और जो भार उसमें डुबोया गया है वो, और उसके द्वारा हटाए गए जो पानी है उसके इक्वल हो जाता है। यानी कि फिर से सुन लो, जब किसी वस्तु पर जब किसी वस्तु को पानी में आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से डुबोया जाता है, तो उसके भार में कमी प्रतीत होती है, और ये जो आभासी कमी होती है उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। ये इनका वो प्रिंसिपल है। यानी कि अगर मान लो यहाँ पे हम कोई, ये पूरा का पूरा पानी भरा हुआ है, और यहाँ पे हमने कोई ऑब्जेक्ट लटका, इसमें डुबो डुबो रहा हूँ, तो यहाँ से सपोज कर लो एक हम इसमें ये लगा देते हैं, और इसमें तो जितना ये डूबने के बाद पानी इसमें चला गया, इसके भार के क्या होगा, इक्वल होगा। यही जो है आर्किमिडीज प्रिंसिपल था। ठीक है, हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। अब हम बात कर लेते हैं फ्लोटेशन के कुछ नियम, यानी कि प्लवन के सिद्धांत के बारे में। देखो ये इंपॉर्टेंट है, प्लवन के सिद्धांत डिपेंड करता है किन किन बातों के। तो हम तीन कंडीशन बनाते हैं, एक तो ये वाला, एक ये, और यहाँ पे ये है फ्लोटेशन के रूल के। तीनों में हम पानी भरते हैं। ये देखो, ये इसमें भी पानी है, इसमें भी पानी है, ठीक है, और इसमें भी पानी है, ये तीनों में पानी है। अब क्या होता है कि हम यहाँ पे जो है, हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक हम ये सॉलिड यहाँ पे डुबोते हैं, यहाँ भी एक सॉलिड है, ठीक है, और यहाँ भी सॉलिड है। ठीक है, ध्यान से समझो। तो ये अभी हम चेंज करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, जो ऊपर की तरफ से ये फोर्स नीचे की तरफ काम करता है, और यहाँ से एक उत्प्लावक बल W ऊपर की तरफ काम करेगा। यहाँ पे फोर्स ऊपर से नीचे की तरफ काम करेगा इसका, और जो उत्प्लावक बल है ये भी ऊपर की तरफ काम करेगा। यहाँ फोर्स नीचे की तरफ, उत्प्लावक बल ऊपर की तरफ। तीन कंडीशन बताया गया है। क्या बताया गया है कि अगर मान लो फोर्स जो होता है, फोर्स ज्यादा हो गया W से, फोर्स ज्यादा हो बराबर हो गया W के, और फोर्स जो है कम हो गया W से, यानी कि जो ऊपर फोर्स लग रहा है उत्प्लावक बल से ज्यादा हो गया, उत्प्लावक बल के बराबर हो गया है। तो ऐसे कंडीशन पे क्या होगा, अगर मान लो फोर्स ज्यादा हो जाता है W से,
समझे? अगर ये ज़्यादा ऊपर से ज़्यादा हो गया, ये कम हो गया, तो ये क्या होगा, ये जो है वस्तु वस्तु जो है क्या होगी, डूब जाएगी। ठीक है, वस्तु क्या होगी, सिंक कर जाएगी नीचे, यानी कि अब यहाँ पे न रह करके ये वाला जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, अब ये बॉटम पे चला आएगा। अच्छा, ये वाला जब बराबर हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, तैरेगी। वस्तु जो है जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो वो क्या होगी, तैरेगी। अब मान लो ये वाला जो होता है ना, ये वाला अगर फोर्स जो है कम हो गया डब्ल्यू से, तो ये क्या होगा, सतह पे रहेगा। सतह पे रहेगा, यानी कि ये पानी की सतह पे रहेगा, बॉटम पे जो टॉप पे ये सरफेस पे रहेगा। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने क्या किया कि पूरी की पूरी तरीके से जो है हम लोगों ने प्रॉपर्टीज देखा, हर एक सॉलिड लिक्विड गैस की जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। आई थिंक ये चीज़ें आपको समझ में होगा। यदि चैनल में नए व्यूअर्स हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।